Hi, good morning. With a smile on your face, an open heart, and your feet moving, there is nothing you cannot achieve. Today is 10th of December 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। डोमकच एक फेमस फोक डांस है बिहार रीजन का। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वाइपो वाइपो इंडेक्स रिलीज करती है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। गुजरात में धौलावीरा है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। लैक्टोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है फॉर टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ मिल्क। पिनियल ग्लैंड होती है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन एंड रेगुलेट करती है रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को। आज के सवाल हैं, द बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? व्हाइट टाइगर। Nizam Sagar Dam is located in which Indian state? European Renaissance started from which country? किस country से ये शुरू हुआ था? Who was the president of America during American Civil War? Last country of Axis power. Axis power थे जिन्होंने सरेंडर किया था वर्ल्ड वॉर 2 में। तो लास्ट कंट्री ऑफ एक्सेस पावर कौन सी थी? सो दीज आर 5 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है एडमोनिशन, मतलब चेतावनी देना। रिप्रामेंड, दिस ऑथोरिटेटिव काउंसल और वार्निंग देना। एन एक्ट और एक्शन ऑफ एडमोनिशिंग। फ्यूटिलिटी का मतलब होता है वो निरर्थक है, पॉइंटलेस है, यूजलेस है। इंट्रिकेट का मतलब है जटिल, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड। एडामेंट का मतलब होता है हटी, एडामेंटिन। देन रिफ्यूजिंग टू बी परसुएडेड और टू चेंज वंस माइंड। स्पेल बाइंड है मतलब मोहित करना। होल्ड द कंप्लीट अटेंशन ऑफ एज थ्रू बाय मैजिक और फैसिनेट। सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड along with its meaning in the comment section down below. See, I will be traveling today, so I didn't get the time to prepare PDF. So let us quickly move through this The Hindu newspaper. जो notes का जो PDF है, I'll share it by evening. Okay. सो ये फ्रंट पेज है द हिंदू दिल्ली एडिशन, फ्राइडे दिसंबर 10, 2021। जो फर्स्ट न्यूज़ है, दिस इज अबाउट इंडिया पेज होमेज टू फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वाइफ एंड 11 अदर क्रैश विक्टिम्स। तो इंडियन एयरफोर्स ने ऑर्डर भी कर दिया है ट्राई सर्विस इंक्वायरी इनटू द एक्सीडेंट। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, इस पे थोरो इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। डिफेंस मिनिस्टर साहब ने ये पार्लियामेंट में भी बताया। सो प्राइम मिनिस्टर साहब ने लास्ट रेस्पेक्ट्स पे किया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत एंड वाइफ एंड 11 डिफेंस पर्सनल हु वर किल्ड इन द MI-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश इन तमिलनाडु। ये जो MI-17V5 है, ये वैसे बड़ा रिलायबल हेलीकॉप्टर माना जाता है, एडवांस्ड भी है। सो दैट इज़ वाई ये जो फ्रीक एक्सीडेंट हुआ, इस पे थोरो इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ट्राई सर्विस का यहाँ पे एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह जी एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ है जो इस इंक्वायरी को हेड करेंगे। जो मोर्टल्स थे वो इंडियन एयरफोर्स के C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से दिल्ली में ट्रांसपोर्ट किए गए। अब बिकॉज ये एक्सीडेंट इतना सीवियर था तो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस भी बहुत डिफिकल्ट है। तो जो मोर्टल रिमेन्स है DNA एट्सेट्रा से वहाँ पे उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई। सो दिस इज ग्रीविंग नेशन। यहाँ ड्रोन्स भी देखा जा रहा है, ड्रोन्स का यूज़ किया जा रहा है। एक्चुअली में क्या हुआ जिससे ये एक्सीडेंट हुआ, प्लस इस एक्सीडेंट में जो वन ऑफ द पायलट थे एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, ये लोन सर्वाइवर हैं। ही इज बैटलिंग एयरलिफ्टेड टू बेंगलुरु ऑन थर्सडे फॉर ट्रीटमेंट। सर्वाइवर सेंट टू बेंगलुरु फॉर ट्रीटमेंट। अब सी, जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो इस टाइप के जो क्रैशेस होते हैं ना, तो प्लेन्स में, हेलीकॉप्टर्स में लगा होता है एक ब्लैक बॉक्स। ये जो ब्लैक बॉक्स है ये एक मिसनोमर है। एक्चुअली ये ब्लैक कलर का नहीं होता, ये होता है ऐसा ऑरेंज कलर का। तो ये जो ब्लैक बॉक्स है ना, एक बहुत रगड मेटल, रगड कंपोनेंट से बना होता है कि इवन क्रैश भी हो जाए तब भी ये डिस्ट्रॉय नहीं होता, ये डिस्ट्रक्शन नहीं होता। तो इसीलिए इसको ब्लैक बॉक्स बोलते हैं, बिकॉज इसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी होता है। तो क्रैश के टाइम पे एक्चुअली क्या सिचुएशन थी, जो पायलट था उसने क्या बोला, क्या वहाँ पे डिफरेंट जो कंपोनेंट्स या जो इंस्ट्रूमेंट्स थे
हेलीकॉप्टर के वो क्या डेटा बता रहे थे। तो ये जो होता है ना, ये यूजुअली क्रैश को सरवाइव करता है, इसको डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है, और फिर इसके डेटा से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्चुअली व्हाट वेंट रॉन्ग। सो दिस इज ब्लैक बॉक्स, ये एक्चुअली ऑरेंज कलर का होता है। इसके दो पार्ट होते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। तो हेलीकॉप्टर प्लेन से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें मॉनिटर होती है, रिकॉर्ड होती है, और इसको हम रिवर्स दिस जांच करके हम फाइंड आउट करते हैं एक्चुअली क्या गलत हुआ। इसमें एक बीकन वगैरह भी होता है, तो अगर ये ढूंढने में इजी होता है प्लेन को कि एक्चुअली कहाँ पे क्रैश साइट हुआ, बिकॉज मैनी टाइम्स जैसे सी वगैरह में भी हमने देखा, हमने मलेशियन एयरलाइंस भी देखा था। सो द पॉइंट इज, इससे आइडेंटिफिकेशन पता होता है कि व्हाट वेंट रॉन्ग। सो दिस इज अबाउट होमेज टू फर्स्ट CDS। अब जो नेक्स्ट है, दिस इज फार्मर प्रोटेस्ट एंड हो गया है। दिस इज गुजरात नॉनवेज फूड स्टॉल। कोर्ट ने बोला पीपल, हाउ इट कैन स्टॉप पीपल फ्रॉम ईटिंग व्हाट दे वांट। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज में दिस इज को पायलट, देन केन बेतवा। कल हमने केन बेतवा प्रोजेक्ट पढ़ा था। बून है फॉर बुंदेलखंड रीजन। ये जो बुंदेलखंड रीजन है ये वाटर स्टार्व्ड है, तो ड्रॉट टाइप कंडीशन होती है। केन का एक्स्ट्रा पानी अगर बेतवा में आएगा, डेफिसिट बेतवा में, सरप्लस ऑफ केन वाटर, सो उससे बुंदेलखंड को एग्री इनपुट भी बढ़ेगा और एग्री आउटपुट भी बढ़ेगा, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी आएगी। ये बात कहा चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान साहब ने। सी, केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट से प्रॉस्पेरिटी आएगी ड्रॉट प्रोन बुंदेलखंड रीजन। आगे एक और आर्टिकल है, उसमें लिखा है कि ये जो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है ना, ये इतने सक्सेसफुल होते नहीं हैं, कॉस्ट बहुत ह्यूज होती है, एनवायरमेंटल कॉस्ट। तो सी, ये याद रखना है किस जगह पर है केन बेतवा का ये जो पूरा इंटरलिंकिंग, और बेनिफिशियरी कौन है। तो ये जिले हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर, पन्ना, टिकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, सागर, दतिया, शिवपुरी, विदिशा, रायसेन। ये मध्य प्रदेश के जिले बेनिफिट करेंगे ऑन कंप्लीशन ऑफ द रिवर लिंक। अब पानी के साथ साथ यहाँ पे 103 मेगावाट का हाइड्रो पावर भी है, सोलर पावर भी है, तो इससे और बेनिफिट होगा। यहाँ पे एनर्जी डेफिशिएंसी जो है, एनर्जी रिक्वायरमेंट, वो भी फुलफिल होगी। लिंकिंग ऑफ रिवर्स विल इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड लीड टू प्रॉस्पेरिटी। बिकॉज हमारी सिविलाइजेशन ही आप देखो, जितनी भी सिविलाइजेशन है, चाहे इंडस वैली हो, मेसोपोटामिया हो, चाइनीज हो, ये सब फ्लरिश की है बैंक्स ऑफ रिवर पे, बिकॉज रिवर वाटर इज एसेंशियल। सो दिस इज केन बेतवा। अब इससे रिलेटेड जो शॉर्ट कमिंग्स है ना, वो आगे देखते हैं। ये बर्ड फ्लू है, ट्रिगर्स अलर्ट इन अलापुजा। इतने डक्स वर कल्ड बाय रैपिड रेस्पॉन्स टीम आफ्टर द आउटब्रेक वाज कंफर्म्ड। तो कल मतलब सिस्टमैटिकली किलिंग किया, बिकॉज ये इन्फेक्शियस हो गए थे। तो H5N1 है, सब टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा, ये वायरस इधर बर्ड्स में मिला, तो दिस इज ऑन हाई अलर्ट। देन श्रृंगेनी, ये कोल प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। यहाँ कोल प्रोडक्शन स्टॉप हुआ बिकॉज वर्कर्स गो ऑन 3-day स्ट्राइक। यूनियन यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है। इंडिया का भी हमें एक मैप कुछ टाइम बाद हम तैयार करेंगे, जिसमें कोल कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, इससे रिलेटेड हमें एक जानकारी होनी चाहिए। बिटुमिनस कहाँ है, लिग्नाइट कहाँ पर है, एंथ्रासाइट कहाँ पे मिलता है, लाइक दैट। सो दिस इज श्रृंगेनी। यहाँ किस टाइप का कोल मिलता है, आंसर। और ये तो था बर्ड फ्लू। स्वाइन फ्लू का वायरस का नाम क्या है, जैसे ये H5N1 है, दिस इज बर्ड फ्लू। ये सवाल भी एक बार प्रीलिम्स में आया था, H5N1। सो दिस इज दिस पेज। अब ये क्या है, थिएटर एज कैनवास, तो स्प्लैश ऑफ कलर्स है। ये क्या है, ग्राफिटी है। डिफंक्ट मूवी थिएटर जो है वहाँ पर ऐसे पेंटिंग हो रही है, केरला के कोच्चि में। स्प्लैश ऑफ कलर। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन का कवरेज हुआ है, विच इज़ रियली गुड। 3 जिलों को 100% कवरेज यहाँ पे हो गया है। वैक्सीनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज दिस पेज। अब आते हैं एडिटोरियल में। तो जो फर्स्ट एडिटोरियल है, दिस इज अबाउट अ ट्रैजिक लॉस। इंडिया मस्ट रियलाइज जनरल रावत्स प्लान फॉर जेन्युइन ट्राई सर्विस ऑपरेशनल कैपेबिलिटी। ये इतना बड़ा लॉस इसलिए भी है हमारे यहाँ, बिकॉज यू नो हमने हमेशा से, जैसे कारगिल रिव्यू में भी देखा था कि जो तीनों सर्विसेज हैं, एयरफोर्स है, नेवी है और आर्मी है, इन तीनों में सिनर्जी की रिक्वायरमेंट है, कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होता है, इसको चेक करना ज़रूरी है। सो वी नीड क्विकर रिस्पॉन्स टाइम, और उसके लिए कोऑर्डिनेशन इज़ ज़रूरी, और उसके लिए ये जो CDS की पोस्ट थी ये बहुत ज़रूरी थी।
और जनरल रावत साहब फर्स्ट सीडीएस थे, तो दिस अनटाइमली ट्रेजिक लॉस से बहुत सारे जो रिफॉर्म्स हैं, बहुत सारे जो प्लान्स हैं ना, वो बीच में ऐसे रुक गए. दिस इज अ कॉज ऑफ वरी. India has lost a capable and experienced military leader. In this first CDS, General Bipin Rawat in this helicopter crash in Kunnur in the Nilgiri. तो ये बहुत ट्रैजिक एक्सीडेंट हुआ. MI-17V5 है, यूजुअली ये बड़ा रिलायबल हेलीकॉप्टर माना जाता है. जितने भी टॉप डिफेंस ऑफिशियल्स हैं वो यूजुअली इसी हेलीकॉप्टर को यूज़ करते हैं. तो ये जो एक्सीडेंट है, अगेन दिस सेट्स अलार्म. तो आईएएफ चीफ है एयर चीफ मार्शल VR चौधरी साहब. इन्होंने विजिट किया क्रैश साइट को. कॉकपिट वॉइस और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी रिकवर किया है, जिसको अभी हमने देखा ब्लैक बॉक्स. अब इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा और एक थोरो प्रोफेशनल यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ये क्रैश क्यों हुआ, रीजंस क्या थे. अब MI-17 जो हेलीकॉप्टर है, बिकॉज हमने अभी देखा जो इम्पोर्टेंट टॉप मिलिट्री लीडर्स हैं, इनके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, वो वैसे ही बहुत स्ट्रिंजेंट होते हैं, बहुत प्रिकॉशन और सेफ्टी रखा जाता है. बट फिर भी ये एक्सीडेंट हुआ. सो दैट इज वाई वी नीड सम स्पीडी कोर्स करेक्शन. प्लस पिछले कुछ टाइम पे हमने देखा है एयरफोर्स के कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं. MiG-21 तो आए दिन गिरता रहता है, हेलीकॉप्टर क्रैशेस हुए. दिस इज द सीरियस कॉज ऑफ वरी. हम इतने अच्छे, हमारे जो पायलट्स होते हैं, यंग पायलट्स होते हैं, टॉप ऑफिशियल्स हैं, वी आर लूजिंग लाइफ. सो दैट इज वाई ये जो हार्डवेयर है, इसका प्रोक्योरमेंट, इसका मेंटेनेंस, इन सब चीज़ों पे ओवरऑल ज़रूरी है. प्लान है ट्राई सर्विस जो है ऑपरेशनलाइज कैपेबिलिटी. जो सीडीएस का काम था फर्स्ट सीडीएस, इनको 65 ईयर्स तक फर्स्ट सीडीएस को काम मिल सकता था. मतलब 65 ईयर्स अपर एज लिमिट थी. 62 में वो सीडीएस बने थे जनरल बिपिन रावत. तो 3 साल का टर्म था 2023 तक का. तो इस अनटाइमली डिमाइस से बहुत सारा अब वर्क दिस पेंडिंग हो गया. और अभी का जो हमारा सिचुएशन है वैसे ही बहुत चैलेंजिंग है. एक तरफ चाइना है, एग्रेसिव होता जा रहा है, पाकिस्तान बेलिजरेंट है. तो इंडिया की सिक्योरिटी चैलेंजेस आर ह्यूज. लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में टेंशंस बने हुए हैं. चाइनीज ट्रूप्स स्टेयरिंग डाउन ईच अदर, इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप. सो दिस इज एन अनटाइमली डिमाइस. ग्रुप ऑफ मिनिस्टर इन 2000 कारगिल वॉर के बोला था कोऑर्डिनेशन जरूरी है, इसीलिए हम सीडीएस की पोस्ट लेके आए. एक नया बनाया हमने डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री, दिस DMA. तो इससे क्या था, ये डायरेक्ट मतलब वन सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर हो गया डिफेंस मिनिस्टर को, ताकि क्विकर डिसीजन हो जाए. बिकॉज आज का जो वॉरफेयर है वो स्विफ्ट वॉरफेयर है. तो ये जो सीडीएस की पोस्ट थी, ये टैंडम में वर्क कर रही थी 3 सर्विस चीफ से. तो दिस इज देयर रेस्पेक्टिव डोमेन में. रोल ऑन फंक्शन जो है वो स्टिल इन मेकिंग है, अभी भी इवॉल्व हो रहा था सीडीएस का क्या रोल होगा. बट ये जो अभी जो एक्सीडेंट हुआ, इससे काफ़ी सेटबैक हुआ है. गवर्नमेंट वुड डू वेल टू कीप इन माइंड द प्रिंसिपल ऑफ सीनियोरिटी. अब फौज में सीनियोरिटी भी बहुत चलती है. तो अब जो नेक्स्ट सीडीएस कौन होगा, दिस कमिटी जो सिक्योरिटी की है, ये 7 डेज के अंदर इसका अनाउंसमेंट करेगी. लेट अस सी. अगर हम सीनियोरिटी की बात करें तो अभी अगेन आर्मी चीफ जो है नरवाने साहब, वो सीनियर मोस्ट है. एयरफोर्स और दिस जो नेवी है, ये अभी रिसेंटली ही अपॉइंट हुए हैं. जो आर्मी के चीफ है नरवाने साहब, अभी भी वो सीनियर मोस्ट हैं. तो लेट अस सी सक्सेसर कौन आता है सीडीएस का. देन दिस इज ओमिक्रॉन शेडो. ये बात है, आरबीआई में नीड टू एक्ट टू वार्ड ऑफ प्राइस प्रेशर सूनर देन लेटर. बात यह है कि आरबीआई के 2 मुद्दे हैं. एक तो उसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी देखना है, और दूसरा उसको इन्फ्लेशन टारगेटिंग भी करना है. ये सब चीज़ें आरबीआई प्राइमरली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में देखती है, एमपीसी मतलब आरबीआई का जो चीफ है वो हेड करते हैं. अब जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है वो इतने टाइम तक, बिकॉज दिस वायरस के कारण इकोनॉमी स्लो डाउन हुआ, तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी, वो अकोमोडेटिव स्टैंस रख रही थी. मतलब इजी मनी पॉलिसी अपना रही थी, लिक्विडिटी पे एम्फेसाइज कर रही थी. तो इससे क्या हो रहा था, इन्फ्लेशन आ रहा था. अब इन्फ्लेशन हमने देखा 4 ± 2 के विदिन रहना चाहिए. पिछले कुछ टाइम से 6% इन्फ्लेशन आया. और इन्फ्लेशन क्या होता है, ये मनी को इरोड कर देता है, सेविंग्स को इरोड कर देता है. सो अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग करें या फिर ग्रोथ रिकवरी करें. अब समय आ गया था कि हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग करें, बिकॉज ग्रोथ थोड़ी स्टेबलाइज नजर आ रही थी, रिकवरी स्टेबलाइज हो रही थी. बट फिर अब आ गया ओमिक्रॉन वायरस. सो दैट इज वाई सिचुएशन और वर्जन हो गई.
तो स्टेटस को रखे बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट द पॉलिसी स्टांस पे, इस पे अगेन फिर वही रेगुलर टॉक है कि आरबीआई को क्या करना चाहिए। एक तरफ तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, दूसरी तरफ है दिस इन्फ्लेशन का थ्रेट। तो ये बाय मंथली पॉलिसी शक्तिकांता दास साहब ने कहा, ये लाइंस अच्छी है लैंग्वेज। हेडविंड्स फ्रॉम ग्लोबल डेवलपमेंट, अब हेडविंड्स क्या होती है, प्लेन को टेक ऑफ करना है, सामने से ऐसे विंड आ रही है तो वो हेडविंड हो गई, मतलब ये एडवर्स है, नेगेटिव है। टेलविंड मतलब इधर से आएगी तो टेलविंड हेल्प करेगी, पुश करेगी टेक ऑफ को, तो टेलविंड्स आर पॉजिटिव, हेडविंड्स आर नेगेटिव। अभी हेडविंड्स है मतलब सिचुएशन मुश्किल है, तो इससे रिस्क हो सकता है डोमेस्टिक आउटलुक। समवॉट क्लाउडेड बाय द ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कोविड-19, तो इसके कारण प्रॉब्लम और बढ़ गई। अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट कंजम्पशन वैसे ही कम चल रहा है, फुल मोमेंटम में है नहीं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से ही प्रोपेल हो रहा है, प्राइवेट इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो दिस इज अगेन अ कॉज ऑफ वरी। तो हम अकोमोडेटिव पॉलिसी रखें या नहीं रखें, इजी मनी पॉलिसी रखें या नहीं रखें, बिकॉज रिकवरी अभी भी ड्यूरेबल नहीं है, ब्रॉड बेस्ड रिकवरी नहीं आई है। तो एमपीसी में यही बात है, 6 मेंबर होते हैं इसमें, और सम मेंबर ने कुछ, जैसे मिस्टर जयंत वर्मा है, इन्होंने कॉज भी बताया था, कंसर्न्स भी बताया था कि अकोमोडेटिव रखने से लॉन्ग टर्म पे हमारा इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा। तो रिस्क भी है लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन के, इन्फ्लेशन टारगेटिंग ज़रूरी है, और एमपीसी प्राइमरली बनाया ही इसलिए गया था इन्फ्लेशन को टारगेटिंग करने का। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा तो वैसे भी एमपीसी पे भी सवाल उठने लग जाते हैं। तो प्रायोरिटाइज ग्रोथ करें या फिर प्राइस स्टेबिलिटी करें, यही डायलेमा फिर से बना है। प्राइस स्टेबिलिटी एक कार्डिनल प्रिंसिपल होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, वरना इन्फ्लेशन हम देखते हैं ना, गैलपिंग इन्फ्लेशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होती है तो रुपी का जो वैल्यू है वो भी कम हो जाता है, डिजास्टरस होती है वो इकोनॉमी के लिए। अब फायदे क्या हो सकते हैं अभी इस टाइम ऑफ पॉइंट के, कि विंटर्स आ रहे हैं, विंटर्स आ रहे हैं तो वेजिटेबल प्राइसेस कम होगी। ऑयल का भी हमने देखा, ओपेक से बात चल रही है, हमने स्ट्रैटेजिक रिजर्व से भी ऑयल रिलीज किया, तो मतलब ऑयल फ्यूल प्राइस भी कम होगी। सीपीआई इन्फ्लेशन क्विकन हो रही है, बढ़ रही है, स्लैक इन द इकोनॉमी है, कॉस्ट पुश प्रेशर है, जैसे चिप शॉर्टेज हुआ तो ऑटोमोबाइल ने प्राइस बढ़ा दी अपनी, ट्रांसपोर्टेशन प्राइस बढ़ गई, तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। तो कॉस्ट पुश प्रेशर है, 17 मंथ्स के हाई पे परसिस्टेंटली इन्फ्लेशन बनी हुई है। अब आरबीआई क्या करे कि इन्फ्लेशन को कैसे टारगेट करे। आरबीआई का पहले आइडिया ये था कि अभी ग्रोथ रिकवरी कर लो, जैसी स्टेबिलिटी आएगी हम धीरे धीरे इन्फ्लेशन टारगेट करेंगे और लिक्विडिटी को स्क्वीज करेंगे, टाइटन करेंगे लिक्विडिटी। बट अगेन कोविड-19, सो दैट इज वाई सॉफ्ट लैंडिंग हो पाती है या नहीं देखते हैं। सो दिस इज ओमिक्रॉन शेडो, ये सब डिपेंड करेगा कि ये ओमिक्रॉन कितना डिवास्टेटिंग होता है। अगर ये ज़्यादा डिवास्टेटिंग नहीं होगा तो वी आर ऑन राइट ट्रैक, इकोनॉमी भी रिकवर होगी और कंट्री भी रिकवर होगी। सो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन दिस ओमिक्रॉन ट्रेजेक्टरी। देन ये है चिल्ड्रन एंड स्कूलिंग इन पोस्ट कोविड, अब ये भी कोविड से रिलेटेड ही है। स्कूल्स कॉलेजेस बंद हुए और चिल्ड्रन के लर्निंग आउटकम में, इमोशनल आउटकम में, फिजिकल डेवलपमेंट में क्या इम्पैक्ट आया, तो जो प्रभाव है वो बहुत नेगेटिव भी आया है और इससे रिकवरी करनी बहुत ज़रूरी है आने वाले टाइम पे। पैंडेमिक से हमने देखा डिजिटल डिवाइड हो गया, ये लिमिट्स को रिवील कर दिया जो हमारे सिस्टमेटिक एजुकेशन सिस्टम में है। एजुकेशन सिस्टम में जो चैलेंजेस हैं, फिशर्स हैं, वो कोविड-19 के कारण और वाइडन हो गए हैं ड्यूरिंग दिस कैलेमिटी। पेरिफेरल कंसर्न क्या है कि हम कितना फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, जैसे जीडीपी का बहुत बड़ा परसेंटेज हम एजुकेशन और हेल्थ केयर में नहीं देते हैं, विच इज़ अ कॉज ऑफ वरी। इंस्टीट्यूशंस को हम स्ट्रेंथन नहीं कर पाते हैं, इंस्टीट्यूशन मतलब एजुकेशन सेक्टर एज एन इंस्टीट्यूशन, तो ओवरऑल जो पिक्चर है वो इतनी ब्राइट है नहीं। अब पैंडेमिक का क्या इम्पैक्ट हुआ, जैसे राइट टू एजुकेशन है, एक होती है ASER सर्वे रिपोर्ट, तो जो लर्निंग आउटकम है ना वो इम्पैक्ट हुआ है। बहुत सारी अभी जैसे नए इंजीनियर्स भी बनेंगे, वो मतलब ऑनलाइन क्लासेस से इंजीनियर्स बन गए, ऑनलाइन ग्रेजुएट बन गए, तो जो रियल प्रैक्टिकल चीज़ होती है, फील्ड चीज़ें होती है, ये चीज़ लैक है। तो दिस इज़ अ कॉज ऑफ वरी, लर्निंग आउटकम। प्लस जैसे सर्व शिक्षा अभियान ने डिकेड में राइट टू एजुकेशन हमने प्रायोरिटी किया, तो एजुकेशन में नंबर्स भी चाहिए होते हैं और एजुकेशन में दिस क्वालिटी भी चाहिए होती है, दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है। अब कोविड-19 ने क्या हुआ कि ऑनलाइन मोड आया, तो इससे एक बहुत बड़ा जो सेक्शन है डिजिटल डिवाइड वो लैग होने लग गया, पिछड़ गया।
वास्ट मेजॉरिटी जो चिल्ड्रन आते हैं वो लोअर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं, तो वो ऑनलाइन टीचिंग को नहीं इतने अच्छे से कोप अप कर पाए। कॉम्प्रिहेंशन लेवल कम हो जाता है, प्रोग्रेस कम हो जाती है। विप्ला फाउंडेशन जो है उसने भी यही बताया कि जो बच्चे हैं वो बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस भी फेस करते हैं। घर में कई बार पढ़ाई का माहौल नहीं होता, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, घंटे घंटे वो टीवी में देख रहे हैं। अब यहाँ पे घर पे ड्राइंग रूम में हॉल में ऐसे टीवी चल रहा है और इधर बच्चे को पढ़ना है, तो वो कैसे फोकस करेगा, कैसे कॉन्सेंट्रेट करेगा। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग कि एटमॉस्फेयर हेल्दी है या नहीं है घर पे। स्कूल में तो टीचर्स वगैरह होते हैं, वो डांट डपट के पढ़ा देते हैं, बट दिस हैपन्स। तो जैसे बॉयज में भी ये है, एडिक्शन हो गया है डिजिटल सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट का। मोबाइल इज अगेन दिस डबल एज्ड स्वॉर्ड है। आप उसमें पढ़ाई कर रहे हो या अननेसेसरी दिस ओटीटी कंटेंट या फिर अननेसेसरी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। देन सिमिलर प्रोफेसर ने यहाँ पे बताया कि हम एक रिकवरी प्लान बनाए, एक नया करिकुलम बनाए कि जो डैमेज हुआ है कोविड-19 से इन 2-1 सालों में, ये कैसे रिकवर हो। डिवाइसेस जैसे स्मार्टफोन्स हैं, अब ये गैजेट्स पता है बनते ही ऐसे हैं कि आप उससे एडिक्शन हो जाए। जैसे एक बार मैंने आपको बताया था ना, जो यूआई है वो कैसे बनाई जाती है, इनफाइनाइट स्क्रॉल होता है। ये पूरा एक बहुत सिस्टमेटिक लॉबी चलती है, ब्रेन चलता है कि हम कैसा कंटेंट बनाएं कि वो एडिक्शन हो जाए आपको। एडिक्शन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है बट यू आर फीलिंग गुड कि देखो हमने इतना पढ़ लिया। वो ना तो आप कंसोलिडेट कर रहे हो ना उसका रिवीजन कर रहे हो, बस जस्ट एंजॉइंग स्क्रॉलिंग वॉचिंग वीडियो आफ्टर वीडियो। दिस इज जीरो, इससे कोई यूटिलिटी नहीं होती है बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ एडिक्शन। फिर तो हमें डी एडिक्शन भी करना पड़ेगा बिकॉज टू मच ऑफ डिजिटल इज ऑल्सो नॉट राइट। हम जो रेगुलर चीज़ें हैं वो ओल्ड स्कूल है उससे पिछड़ रहे हैं। हैंड राइटिंग देखो, आजकल के नए जो जनरेशन आ रही है उनको लिखने का इतना है ही नहीं, तो हैंड राइटिंग पुअर हो जाती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उनसे डिफिकल्ट हो जाता है। वी नीड ओल्ड स्कूल जो है विच इज़ अ गुड स्कूल जिस पे एम्फेसाइज करना चाहिए। प्लस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स के साइकोलॉजिकल भी इम्पैक्ट्स होते हैं, तो डिजिटल एक्टिविज्म होना चाहिए, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोग्रेस, ये सब बातें रेगुलर जो हम बात करते हैं वही है। देन प्राइवेट स्कूल्स में भी देखा गया कि अब जैसे स्कूल्स तो क्लोज हो गए, प्राइवेट स्कूल्स की फीस भी ज़्यादा होती है, सब चीज़ ऑनलाइन एजुकेशन ही हो रहा है, तो बहुत सारे लोगों ने शिफ्ट किया फ्रॉम प्राइवेट टू गवर्नमेंट। एक रीज़न ये भी था कि जो इनकम ऑफ फैमिली है वो कम हो गई है, तो गवर्नमेंट स्कूल्स की डिमांड बढ़ गई। अब हमें ज़रूरत है हम सफिशिएंट नंबर ऑफ टीचर्स रखें, बच्चों को प्रॉपरली मेंटोर करें, गाइड करें, करेक्ट डायरेक्शन बताएं। दूसरी एक चीज़ क्या होती है, हम लोग ना जैसे अभी जो डिजिटल एजुकेशन में ये चलता है कि डिपेंडेंसी बना दो, कि स्टूडेंट को इतना डिपेंडेंट बना दो खुद से कि वो इंडिपेंडेंट कुछ थिंक नहीं कर पाए। हम ऐसे रोबोट्स बना रहे हैं कि समबडी जब तक बताएगा नहीं तब तक वो खुद से कुछ नहीं कर पाएगा, विच इज़ अ रॉन्ग आइडिया। ये होना चाहिए टीचिंग का हमेशा कि स्टूडेंट को सेल्फ सफिशिएंट बनाओ, इंडिपेंडेंट एक एंटिटी बनाओ, उसको बताओ कि कैसे फिश को कैच करना है बजाय उसको डेली फीड करने का फिश का, सो दैट वो एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बन सके। दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। देन यूनेस्को की एक रिपोर्ट भी है, नो टीचर नो क्लास, तो टीचर का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर को हम अननेसेसरी बर्डन कर देते हैं डिफरेंट अलाइड टास्क से, तो उसका जो प्राइमरी एक्टिविटी है टीचिंग वो बैकसीट हो जाता है। दीज आर सर्टेन चैलेंजेस। इम्प्रूव करें एम्प्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स पब्लिक प्राइवेट में, वैल्यू करें, प्रोफेशनल ऑटोनॉमी दें। टीचिंग में टीचर्स की जो बात है, डिसीजन है, वो मायने रखने चाहिए बिकॉज टीचर डायरेक्टली स्टूडेंट से डील कर रहा है बजाय मैनेजमेंट के, तो दिस शुड बी देयर। तो एक पर्टिकुलर करियर पाथवे बने, तो ये ओवरऑल पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे कि हम एजुकेशन पोस्ट कोविड-19 इरा में कैसे इमेजिन कर सकते हैं। देन गेटिंग अ हैंडल ऑन दिस पॉलिटिकल न्यूज़ है, डज द ओमिक्रॉन वेरिएंट मेक अ केस फॉर बूस्टर डोज, लेट अस सी बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ती है या नहीं। कंज्यूमर्स नेगेटिव परसेप्शन, परसेप्शन क्या होता है कि एक आपको ऐसा है, आप ऐसा सोच रहे हो कि दिस डायरेक्शन में चीज़ें जा रही है, जैसे इकोनॉमी में परसेप्शन है कि इकोनॉमी इज़ नॉट डूइंग गुड, या फिर आपका स्टॉक मार्केट है वो भी बहुत ज़्यादा परसेप्शंस एंड सेंटिमेंट्स में चलता है। तो कंज्यूमर का ना अभी नेगेटिव परसेप्शन है, प्राइसेस अभी भी ज़्यादा है, इकोनॉमी का प्राइस लेवल है, फ्यूचर परसेप्शन, और होना भी है बिकॉज ओमिक्रॉन में अभी इतनी अनसर्टेनिटी है, कोविड-19 में वी डोंट नो कब लॉकडाउन लग जाए, कब क्या होगा, सो दैट इज़ वाई इतनी अनसर्टेनिटी बनी है, और अनसर्टेनिटी इज़ नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। देन यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है हेलीकॉप्टर क्रैश का, ब्लैक बॉक्स रिकवर हो गया है,
लोन सर्वाइवर वरुण सिंह एयरलिफ्टेड टू बेंगलुरु हॉस्पिटल। आप ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह है और आप एक्सलेंट पायलट रहे हैं, तो दैट इज वाई ये बहुत पजल्ड है कि एक्सीडेंट हुआ तो हुआ कैसे, बिकॉज ये प्लेन भी जो हेलीकॉप्टर है वो भी बड़ा अच्छा हेलीकॉप्टर है। अब इतने एक्सीलेंट पायलट उसको फ्लाई कर रहे हैं, तो दिस इज अगेन, इस पे प्रॉपर थोरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आप डिफेंस एकेडमी के बेस्ट पायलट रहे हैं इन हिज बैच, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। मोर साइक्लोन्स इन अरेबियन सी, मिनिस्टर ने राज्यसभा में बताया। साइक्लोन्स में भी हमने देखा, आईपीसीसी रिपोर्ट भी है, साइक्लोन्स की इंटेंसिटी भी बढ़ रही है और नंबर फ्रिक्वेंसी भी बढ़ रही है, ज़्यादा सीवियर होते जा रहे हैं। कॉज ऑफ वरी फ्रिक्वेंसी है वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स की, ये बढ़ गई है। अरेबियन सी में भी बहुत साइक्लोन्स आ रहे हैं। अब जैसे इंडिया है, बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन आता है तो वो इधर हिट करता है, अरेबियन सी में साइक्लोन करता है तो वो अरेबियन पेनिनसुला ओमान यहाँ पे हिट करता है। तो ये साइक्लोन बड़े हैं, बट अरेबियन सी है तो हमें इसका इतना इम्पैक्ट दिख नहीं रहा है। ओमान यमन में ज़्यादा इम्पैक्ट है, ये साइंस मिनिस्टर साहब ने बताया राज्यसभा में। नंबर ऑफ साइक्लोन्स बढ़ रहे हैं, बहुत हैवी हो रहे हैं, एक्सट्रीम रेनफॉल भी हो रहा है। क्लाइमेट चेंज इज अ ट्रुथ, नॉर्थ इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में भी। तो इस फेज में हमने देखा साइक्लोन्स की फ्रिक्वेंसी भी बढ़ गई और थ्रेट भी बढ़ गया, इंटेंसिटी भी बढ़ गया। अब देखिए ये 220 किलोमीटर का है। अब साइक्लोन पे हमने ऑलरेडी आंसर राइटिंग कर लिया है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस। आप पार्टिसिपेट करो, आंसर लिखो और क्वेश्चन सॉल्व करो। इससे क्या होगा, चीज़ें ना सब लिंक होने लग जाती है। अब जैसे आपने ये पहले एक्सरसाइज कर ली है ना, स्पीड जो होती है, साइक्लोन की स्पीड होती है, साइक्लोजेनेसिस क्या होता है, तो ये न्यूज़ से आप बहुत बेटर वे में इंटरलिंक कर पाओगे। तो ग्रेजुअली हमें यही ट्राई करना है कि हमारा नॉलेज बेस ब्रॉडन करना है। चीज़ें सब इंटरलिंक होने लग जाती है आफ्टर अ पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड। सो दिस इज गुड। देन हमने फ्रिक्वेंसी, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म्स आ रहे हैं, कोस्टल वल्नरेबिलिटी है। अब हम थोड़े टाइम बाद एक साइक्लोन प्रिपेयर्डनेस पे भी आंसर करेंगे, स्पेशली दिस कोस्टल जोन। कोस्टल जोन में कभी फ्लड आता है, कभी ओशन वाटर इनंडेशन होता है, सी वाटर लेवल राइज हो रहा है, एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी के कारण डिजास्टर्स आ रहे हैं। तो कोस्टल वल्नरेबिलिटी पे वी विल प्रिपेयर वन क्वेश्चन वेरी सून। देन लैंडफॉल इसका इधर हो गया। तो ये जो बातें हैं ये डिपार्टमेंट दिस इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है, और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। तो सवाल कई बार ऐसे भी आते हैं कि एक डिपार्टमेंट दिया है, बॉडी दिया है, रिपोर्ट दिया है, वो किसके अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री का नाम क्या है। तो आईएमडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर है। इसके अलावा एनडीए में बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी, जब भी डिजास्टर रिलेटेड बात है। डिजास्टर पे हम इतना एम्फेसाइज इसलिए करते हैं बिकॉज सिलेबस में बड़े क्लियर वर्ड्स में ये सारे डिजास्टर्स लिखे हैं। देन दिस इज अफ्स्पा, दिस इज बिल। अब जैसे ईडी और सीबीआई चीफ का टेन्योर एक्सटेंड करना था तो उसका यहाँ पे बिल पास हो गया है। फार्मा एजुकेशन बिल भी पास हो गया है। देन दिस इज नेक्स्ट पेज नंबर 10 में यहाँ पर है, न्यूज़पेपर ऑफर्स वे टू कर्ब सुसाइड्स। दिस इज एवरीबडीज रेस्पॉन्सिबिलिटी। इफ समबडी इज अंडर डिस्ट्रेस, टॉक। अर्जेंट एक्शन इज रिक्वायर्ड इन इंडिया, वन दैट विल वर्क अक्रॉस सेक्टर। तो इसमें द हिंदू और द लांसेट में ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि ये एक मास लेवल पे जो जनरल अवेयरनेस है वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दिस थिंग वी नीड टू स्टॉप। सो दिस इज अगेन गुड। देन दिस इज डेमोक्रेसी डजंट हैपन बाय एक्सीडेंट। तो ये समिट फॉर डेमोक्रेसी है, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, यूएसए का इनिशिएटिव है। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन है। तो यूएसए एक्चुअली ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। यूएसए को ऐसा लगता है कि जो यूएस का जो बिलीफ सिस्टम है, यूएस एट टाइम्स उसको वर्ल्ड पे इम्पोज करने की भी कोशिश करता है। तो ये समिट फॉर डेमोक्रेसी में जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, डेमोक्रेटिक एथोज है, इसको यहाँ पे दिस वर्ड को यहाँ पे दिस एक डायरेक्शन देने का बाय यूएस दिस इनिशिएटिव है। तो कॉन्क्रीट कमिटमेंट फ्रॉम पार्टिसिपेंट कंट्रीज का ऐसे यहाँ पे बात किया। अब डेमोक्रेसी, बिकॉज वी आर ऑल्सो डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी के जो फाइन लाइंस है वी शुड बी नोइंग। कुछ बड़े अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं कि डेमोक्रेसी डजंट हैपन बाय एक्सीडेंट, वी हैव टू रिन्यू। डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ क्या होती है, डेमोक्रेसी ना सेल्फ करेक्टिंग होती है। अगर कुछ गलत भी होता है तो पब्लिक विजडम जो होती है उसको फिर से राइट ट्रैक पे ले आती है। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी, सेल्फ करेक्टिंग। सो वी हैव टू रिन्यू इट विद ईच जनरेशन। इसके मायने बदलते हैं।
वी हैव टू स्टैंड फॉर जस्टिस एंड द रूल ऑफ लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ। फ्री स्पीच हो, फ्री असेंबली हो, फ्री प्रेस हो, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो, इनहेरेंट ह्यूमन राइट्स हैं एवरी इंडिविजुअल के, ये हमारे लिए भी फिट बैठते हैं, हम भी, बिकॉज डेमोक्रेसी, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज भी है। देन कमिटमेंट हो, जो ऑथोरिटेरियनिज्म है, करप्शन है, ह्यूमन राइट्स जो वॉयलेशन हो रहा है, इस 3 थीम पे ये समिट बनाया गया कि ऑथोरिटेरियनिज्म को कम करना है, करप्शन को कम करना है और वॉयलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को कम करना है। ये प्रोजेक्ट ये भी बताता है डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी, फेयर इलेक्शन, चुनाव फेयर होना, फ्री एंड फेयर होना बहुत ज़रूरी है, टाइम पे होना बहुत ज़रूरी है, और जो मीडिया है ये भी इंडिपेंडेंट है। कुछ ही दिन पहले हमने ये एक सवाल और देखा था, डेमोक्रेसी को और बेटर कैसे किया जाए, तो ये पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, ट्रांसपेरेंसी, फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर और इंडिपेंडेंट मीडिया। देन फ्री एंड इंडिपेंडेंट प्रेस जो है वो बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी है। नोट डाउन ऑल दीज लाइंस, इसका मैं पीडीएफ भी नोट्स बनाऊंगा। ये ऐसे के लिए, आंसर राइटिंग के लिए GS2 वेरी वेरी गुड। देन आपने फिर यहाँ पे बताया रिटन नॉन बाइंडिंग कोड ऑफ कंडक्ट होता है, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी होना चाहिए। अब एक और चीज़ है, सिविल सोसाइटी एक्टर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, सिविल सोसाइटी, ताकि आप मॉनिटर करते रहो, एग्जीक्यूटिव्स गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी सेट करो, दिस इज देयर। जो सिविल सोसाइटी है अगर ये एक्टिविज्म दिखाती है तो गवर्नमेंट रॉन्ग डूइंग्स में, जैसे कई बार हम विसिल ब्लोअर पढ़ते हैं, तो ये चीज़ डेमोक्रेसी को राइट ट्रैक पे रखती है। ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी अबाउट आवर एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये हैं अबाउट समिट फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, इंडिया इज बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। देन सऊदी प्रिंस डिस्कस सिक्योरिटी, कतर फर्स्ट विजिट आफ्टर ब्लॉकेड। अभी पिछले कुछ टाइम से ये सऊदी है, ऊपर यहाँ कतर है, दोनों के बीच टेंशन था, अब नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। फाइजर का बूस्टर जॉब ये डोज है। बीजिंग में ओलंपिक्स का डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करने की बात है, अगेन बाय यूएस, बट सी यूनाइटेड नेशन के जो चीफ है वो अटेंड करेंगे बीजिंग ओलंपिक्स, तो वर्ल्ड इज अगेन डिवाइडेड। लेट अस सी, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करेगा बीजिंग ओलंपिक्स का। सीरम इंस्टीट्यूट एंड अफ्रीका वैक्सीनेशन सप्लाई, यूक्रेन अभी भी इशू बना हुआ है। अब ये बात है, इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन एक्सेलरेट हुआ 5.1% पे, बढ़ गया, तो दिस इज रिटेल इन्फ्लेशन। फ्रूट वेजिटेबल प्राइसेस भी बढ़ी, ट्रांसपोर्टेशन क्रॉस कॉस्ट बढ़ गई, डीजल पेट्रोल महंगा है, LPG महंगी हो गई, तो अभी यहाँ पे थोड़ा कर्ब करना ज़रूरी है इन्फ्लेशन को। LPG भी बढ़ेगा, कल ही हमने देखा उज्ज्वला स्कीम, दिस इज अ बिग कॉज ऑफ वरी, इससे पॉल्यूशन भी होता है और इन्फ्लेशन से इकोनॉमिक लॉसेस भी होते हैं। प्लस अभी देखिए जियो वगैरह ने मोबाइल बिल्स टैरिफ भी बढ़ा दिया, क्लोथ्स का भी टैक्स GST बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन इज ऑन राइजिंग ट्रेंड। अभी ओमिक्रॉन होगा तो सप्लाई चेन बॉटलनेक्स भी आ सकते हैं, तो द क्लाउड्स आर देयर, इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज इंपॉर्टेंट, ये चीज़ हम MPC में हम लिख सकते हैं। अब MPC की बात किया ना, तो इसी पे पहला सवाल है आज का, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड इन्फ्लेशन टारगेटिंग? मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण क्या होता है, पहले तो आप इसको बताओ, इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी बता सकते हो, इन्फ्लेशन का मेरिट एंड डीमेरिट। डीमेरिट्स भी होते हैं इन्फ्लेशन के, जैसे डेटर है, क्रेडिटर है, किस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ें लिखो। फिर इसके बाद बताओ, इसीलिए इन्फ्लेशन टारगेटिंग ज़रूरी है, 4+-2, बहुत कम इन्फ्लेशन भी खराब है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन भी खराब है, 4+-2 इज़ अ गुड थिंग। फिर अब हमें आना है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे। अब इसमें RBI की पॉलिसीज़ वगैरह को एक्सप्लेन करो, रोल क्या होता है, फंक्शनिंग क्या होती है, मेंबर्स क्या होते हैं MPC के, तो ये भी बड़ा हाई यील्डिंग टॉपिक है, डू दिस। देन जो नेक्स्ट है वो है सेबी बोल रहा है रूल्स होने चाहिए एल्गो ट्रेडिंग। एल्गो क्या होता है? एल्गोरिदम होता है, एल्गोरिदम। जैसे एक कंप्यूटर एल्गोरिदम लग गया कि किसी कंपनी के स्टॉक इस लेवल को जैसे ही नीचे आएंगे हम उसको बाय करने लग जाएंगे, दिस इज एल्गोरिदम ट्रेडिंग, कंप्यूटर बेस्ड डिसीजन हो रहा है। तो सेबी बोलता है, बिकॉज एल्गोरिदम मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर्स, बहुत सारा डेटा है, प्रोसेसिंग है, तो ये मैनिपुलेशन भी कर सकता है स्टॉक मार्केट को। तो RBI इसको, जो सेबी है, सेबी रेगुलेटर होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसको रेगुलेट करने का यहाँ पे बात कर रहा है। एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग का, एल्गो ट्रेडिंग, जिससे सेफ हो, मैनिपुलेशन नहीं हो स्टॉक मार्केट में। एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है?
कंप्यूटर जनरेटेड ऑटोमेटेड एग्जीक्यूशन लॉजिक होता है। कंप्यूटर एआई बहुत सारा डेटा आ रहा है, उस पर बेस्ड वो डिसीजन मेकिंग हो रही है। अगर जैसे लाइव स्टॉक प्राइसेस इस लेवल पे आ रहा है, कोई क्राइटेरिया मेट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली परचेज और सेल होने लग जाएगा। दिस इज एल्गो ट्रेडिंग। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक्सेस, तो ये अगेन वही बात है, जो स्टॉक मार्केट्स हैं यहाँ भी फ्रॉड्स होते हैं, मैनिपुलेशन होता है, विद इन रूल्स को ट्विस्ट करके एडवांटेज उठाए जाते हैं। तो इसीलिए सेबी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोस्ट पीपल जो होते हैं दे डू नॉट नो लॉट अबाउट स्टॉक मार्केट एंड दे एंड अप इन बीइंग लॉस। सो दैट इज वाई सेबी का प्रोटेक्शन जरूरी है। देन ये कोल है, कोल का सफिशिएंट बफर है हमारे पास। पिछले कुछ दिनों में ये न्यूज़ आई थी कि 3 दिन का ही बचा है, अभी 10 दिन के ऊपर का कवर है, विच इज़ गुड। कोल शॉर्टेज क्यों हुआ? कोल शॉर्टेज हुआ, एक तो प्रोडक्शन कम हो गया, मानसून बहुत ज़्यादा आया, माइंस में पानी भर गया, इंटरनेशनल कॉस्ट बढ़ गई, पैसे कम है तो हमने खरीद भी कम कर दी, इसलिए कोल का शॉर्टेज हुआ। क्लैरिफाई टैक्स रिलीफ, अब जो सेज है, सेज क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यहाँ पे फॉरेन लॉज चलते हैं, बट अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो इस जोन के अंदर तो काम नहीं हो रहा ना, लोग जो हैं एम्प्लॉयज़ हैं वो घर में काम कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे टैक्स रूल क्या होगा, इस बात पे एक थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ गया है। तो इस पे क्लैरिफिकेशन मांगा है नेस्कॉम ने कि सेज में अगर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो सेज के लॉज लगेंगे या नहीं लगेंगे। सेज को बेसिकली एक फॉरेन टेरिटरी की तरह ट्रीट किया जाता है, टैक्स लॉज यहाँ पे डिफरेंट होते हैं। पेटीएम स्टेटस अपग्रेड और गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ गया है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने बताया। इंडिया वैसे भी गोल्ड बड़ा पसंद करता है, दिस येलो मेटल, तो दिस इज इंपोर्ट। 86% imports made up 86% of gold supply in 2016-20. Inbound shipment likely to be stronger in 2022. अब इसके लिए एक स्कीम्स भी आई थी, लाइक पेपर गोल्ड हमने देखा था, सोवरेन बॉन्ड्स आए थे, ताकि जो रियल ये गोल्ड मेटल है इस पर डिपेंडेंसी कम करें। बिकॉज इससे हमारा क्या होता है, इम्पोर्ट बिल बढ़ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आयात करनी पड़ती है गोल्ड को, तो गोल्ड का सब्सटीट्यूशन पेपर गोल्ड जैसी चीज़ भी है। टीवीएस मोटर सेंट्रल अमेरिका में एक्सपैंड करना चाह रहा है, नो ऑथराइज्ड वेंडर है रूफ टॉप सोलर का, मिनिस्ट्री ने बताया। 5G क्विकली आना चाहिए, 5G से बहुत चीज़ें आसान होगी और नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगे 5G। ये नोकिया का क्लासिक फ़ोन है, HMDs को एक्सपोर्ट करेगा फ्रॉम इंडिया। देन दिस इज स्पोर्ट्स न्यूज़, वी कुडंट हैव हैड 2 वाइट बॉल कैप्टन्स। एक्चुअली BCCI चाहता था कोहली मतलब T20 की कैप्टनसी अभी रखे, बट कोहली ने T20 किया, फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि वाइट बॉल में एक T20 में फिर ODI में डिफरेंट, सो दैट इज़ वाई सेपरेट हो गया है। वाइट बॉल का कैप्टनसी रोहित शर्मा और रेड बॉल मतलब कि टेस्ट में कोहली। देन दिस इज स्पोर्ट्स, सी हर सैनिक के यार थे वो, दुश्मन के लिए तैयार थे वो, जनरल बिपिन रावत। देन टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में है स्पेस एक्सप्लोरेशन, गगनयान आने वाला है 2022 में, वीनस मिशन है 2022, सोलर मिशन है 22-23, तो ये अगेन बताया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। थर्ड मिशन चंद्रयान 3 भी आएगा 2022, तो इसरो का शेड्यूल बड़ा पैक्ड है। स्पेस एक्सप्लोरेशन नेक्स्ट बिग थिंग। पावर इन लॉसेस, डिस्कॉम नुकसान में ही रहते हैं। देन एक्सीडेंटल, दिस रोड्स दिस डेथ बड़े, दिस इज मार्केट डोमिनेंस, अमेजोन अब्यूज करता है, तो इस पे कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया इस पे हैमर करता है इंडिया में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। बाकी यूरोप वगैरह में भी सेम स्टोरी है। देन ये है डिप्लोमेटिक ओलंपिक बॉयकॉट। ये क्या न्यूज़ है? ये न्यूज़ है कि बीजिंग ओलंपिक्स होने वाले हैं December 6 का, दिस US गवर्नमेंट ने कहा कि बीजिंग ओलंपिक्स जो होंगे फरवरी से स्टार्ट होंगे, 4 फरवरी से, इसमें US अपने एथलीट्स तो भेजेगा बट अपना ऑफिशियल टीम नहीं भेजेगा, डिप्लोमेट्स नहीं भेजेगा। तो दिस इज अ सिंबॉलिक मैसेज कि वी आर बॉयकॉटिंग द पॉलिसीज ऑफ चाइना, पॉलिसीज रिलेटेड टू ट्रेड, ताइवान, ह्यूमन राइट्स इन शिंजियांग एंड साउथ चाइना सी। तो US लेड ब्लॉक है, US लेड ब्लॉक में इन्होंने बोला कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इन्होंने भी बोला हम चाइना में अपने डिप्लोमेट्स नहीं भेजेंगे। अब इसका काउंटर क्या हुआ? व्लादिमीर पुतिन रशियन प्रेसिडेंट ओपनिंग सेरेमनी में यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो सी वर्ड बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अब इसमें इंडिया क्या करे? एक तरफ ये कंट्रीज हैं, दूसरी तरफ रशिया एंड चाइना है। इंडिया ने ऐसा बॉयकॉट करने के लिए नहीं बोला है, डिप्लोमेटिक बॉयकॉट नहीं होगा, इंडिया यहाँ पे फुल्ली पार्टिसिपेट करेगा। डिप्लोमेटिक बॉयकॉट मतलब ऑफिशियल्स नहीं होंगे वहाँ पे,
प्लेयर्स होंगे, एथलीट्स होंगे, बट ऑफिशियल्स नहीं जाएंगे वहाँ पे। तो दिस इज लाइक सिंबॉलिक होता है कि हम बॉयकॉट कर रहे हैं बीजिंग ओलंपिक्स को। चाइना ने कहा कि हम रिटेलिएट करेंगे और इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो लेट अस सी, ये 4 चीज़ें याद रखनी है: ट्रेड, ताइवान, ह्यूमन राइट्स और साउथ चाइना सी, जिस पे कन्फ्रंटेशन है यूएसए और वेस्ट और दिस चाइना का। ये सिटीजनशिप का यहाँ पे एक पूरा बैक स्टोरी दिया है कि हमारे जो सिटीजनशिप के लॉज बने वो कैसे बने, सिटीजनशिप का क्राइटेरिया क्या बताया, कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हुआ वो कैसे हुआ। इफ़ यू आर लाइक प्रिपेयरिंग फॉर 2023 ऑनवर्ड, टाइम है ना, तो आप एक सांसद टीवी पे, सांसद टीवी पहले राज्यसभा था, अब सांसद टीवी हो गया है, उसमें ना संविधान करके एक सीरीज है, संविधान इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। आप इस संविधान सीरीज को एक बार देखो, टाइम निकाल के धीरे धीरे देखो, कुछ 7 to 8 वीडियोस हैं, अराउंड 40-45 मिनट्स के हैं। आपको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उसकी बैक स्टोरी क्या थी, बड़े अच्छे से विजुअलाइज किया है, बड़ी अच्छी एक्टिंग की है उसमें, एक्टर्स वगैरह रियली गुड, और पूरा रीलिव किया है उन्होंने कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्क करती थी, कोई डिसीजन हुआ तो क्यों हुआ, क्या डिबेट हुआ, क्या डिस्कशन हुआ, अंबेडकर साहब ने क्या बोला, असेंबली ने क्या बोला, एवरीथिंग। वेनेवर यू गेट टाइम तो बिंज करो, ये मतलब अमेजोन वगैरह से बेटर है, इसको बिंज करो और ये 8 वीडियोस पूरे देखो, 8 से 9 वीडियोस है, संविधान करके सीरीज देखना, संसद टीवी यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इसमें यही बात है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, तो हम अपने कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल तैयार कर लेते हैं, प्रिपेयर अ नोट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो जो ये आर्टिकल्स हैं इसमें सिटीजनशिप से रिलेटेड क्या प्रोविजंस है, हमें ये एक नोट तैयार करना है। सिटीजनशिप, बिकॉज अभी सीएए पे भी प्रोटेस्ट एंड ऑल हम देखते रहते हैं, तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे सिटीजनशिप को डिफाइन किया। देन क्या तरीके हैं जिससे सिटीजनशिप मिलती है इंडिया की, और क्या तरीके हैं जिससे सिटीजनशिप आप खो दोगे इंडिया की। सो दिस इज अबाउट सिटीजनशिप, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल्स लिखो, और ये GS2 है, पॉलिटी है, मतलब यहाँ पे पॉलिटी लिखनी है हमें। ओके, लॉज वगैरह। देन ये बात है OTT प्रोलिफरेशन। अब OTT इतने ज़्यादा आ गए तो रीजनल OTTs भी बढ़ने लग गए। OTT क्या होते हैं, ओवर द टॉप, लाइक अमेजोन प्राइम हो गया या फिर दिस नेटफ्लिक्स हो गया, ये सारे OTT हैं। अमेजोन प्राइम, एप्पल TV, डिज्नी हॉटस्टार, ये सारे OTT है। इन पे रेगुलेशन नहीं होता है तो कई बार इनका कंटेंट ओवरटली ऑफेंसिव भी है, वल्गर भी है, लैंग्वेज अच्छी नहीं होती, और जो कंटेंट है वो कई बार दिस रेटिंग नहीं होती। जैसे मूवीज तो होती है, उसमें रेटिंग होती है कि दिस इज एडल्ट, दिस इज यूनिवर्सल, लाइक दैट, बट OTT का एक्सेस सभी को है, तो एक रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज दिस इज रॉन्ग फॉर दिस यंग जनरेशन। सो दैट इज वाई OTT प्रोलिफरेशन में रेगुलेशन की हमेशा से बात हो रही है। यहाँ ये भी बात है कि OTT बिकॉज ह्यूज मार्केट है, एक तो एक्सेसिबिलिटी हो गई, वैसे ही थिएटर वगैरह सब बंद है, एक मोबाइल में सभी को एक्सेस आप मिल रहा है, OTT इज नेक्स्ट बिग थिंग। सो दैट इज वाई एप्पल हुआ, एवरीबडी, हर कोई जो बड़ा प्लेयर है टेक का वो OTT में आना चाहता है। OTT में दूसरी चीज अब ये बढ़ रही है कि पहले तो इंग्लिश था, अब रीजनल लैंग्वेज में भी बड़ी ऑडियंस मिल रही है। तो आप देखो लोकल मराठी में, तेलुगु में, बंगाली, तमिल, जो रीजनल लैंग्वेजेस है ना, इसका कंटेंट कंजम्पशन भी बढ़ा है, तो इधर बड़ा टारगेट किया जा रहा है इन्हें, OTT प्रोलिफरेशन। जब भी OTT बात है तो हमारा गाइड यही होगा, हमें रेगुलेशन चाहिए, एक प्रॉपर रेगुलेशन होना चाहिए, और इसी से दिस एक रेगुलेशन बिल भी आया था, गाइडलाइंस आई थी OTT पे। तो दिस इज OTT। ह्यूज कॉस्टली मिस्टेक है यहाँ बताया, बेन जो है ना, केन बेतवा में अगर हम पानी सरप्लस ऐसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो पहली बात तो हमेशा केन में सरप्लस पानी होता नहीं है, दूसरी बात इस पे पन्ना टाइगर रिजर्व होगा, मतलब इकोलॉजिकल लॉस होगा, प्लस इस पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में पैसे भी बहुत खर्च होंगे। सो द पॉइंट इज जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो क्या ज़्यादा हैं जितने लॉसेज होंगे, ऐसा तो नहीं कि लॉस ज़्यादा हो गया बेनिफिट से। कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस इज रिक्वायर्ड, ये एक आर्टिकल है। फिर ये नोबेल प्राइज का है, ट्रेडिशनली गिवन दिसंबर 10 को होता है, इसको अभी हम फॉलो करेंगे। तो दिस इज अबाउट नोबेल प्राइज में, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, बड़े अच्छे सवाल हैं आज, ट्राई टू आंसर, मैडम मैरी क्यूरी एंड ऑल, गुड। ओके, so this is the Hindu notes I will try to share by evening most probably. So that's all. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.